हेलो गाइस, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल एसपी एजुकेशन, जिसमें मैं आपके लिए लाई हूँ टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के नोट्स, जो कि आपके JSSSB PRT, सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो गाइस, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस और इनकी फ़ीचर्स, इनकी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। और आज की हम अपने इस वीडियो में थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो कि जीन पियाजे ने दी है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ऑफ नोइंग, comprehending and understanding over time, facilitated both by maturity and interaction with the environment। मतलब cognitive development it related to your mind। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं उसी तरीके से हमारे माइंड की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती रहती है। और कौन कौन सी कैपेबिलिटी आती है हमारे माइंड में? नोइंग, जानना, कंप्रेंडिंग मतलब समझना चीज़ों को, या फिर अंडरस्टैंडिंग करना, है ना। हम टाइम के साथ ये चीज़ें हमारी इंक्रीज़ होती रहती है। और ये किस पे डिपेंड करती है? एक हमारी मैच्योरिटी पर, एंड सेकेंड इज़ जो हम इंटरेक्शन करते हैं अपने इन्वायरमेंट में और जिससे हम एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कॉग्निशन इन्वॉल्व्स अब देखिए कॉग्निशन में क्या क्या इन्वॉल्व्स होता है। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मेंटल इमेजेस, है ना, जो हम माइंड में अपने इमेजेस बनाते हैं, जो थॉट प्रोसेस होता है, जो हम रीजनिंग करते हैं, हमारी मेमोरी एंड लैंग्वेजेस, ये सब कॉग्निशन का ही पार्ट है, कॉग्निशन में ही इंक्लूडेड है। और हम इवन हमारे इमोशंस भी कॉग्निशंस में ही आते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। गाइस देखिए, ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो जीन पियाजे हैं वो एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। देन उन्होंने फिर ये थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। टू हिम कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स how knowledge is acquired and developed through successive stages and at various age levels। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि किस तरीके से जो नॉलेज है वो बच्चा एक्वायर करता है, मतलब ग्रहण करता है अलग अलग स्टेजेस पर। जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो किस तरीके से उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और कैसे वो नॉलेज को ग्रहण करता है। Hence his theory of cognition is sometimes called genetic epistemology। तो इसलिए उनकी जो कॉग्निशन की थ्योरी है इसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। गाइस ये कुछ टर्म्स है जो जीन पियाजे ने दी थी, आप इसे एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, मेंटल प्रोसेस इन पियाजे थ्योरी ऑल कॉग्निशन टेक प्लेस ड्यू टू 3 प्रोसेसेस। जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उसमें 3 प्रोसेसेस होती है जो पियाजे ने दी थी। जो है फर्स्ट एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। देखिए एसिमिलेशन का मतलब होता है इट मीन्स द फिटिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, जिनको स्कीमास भी कहते हैं। देखिए मैं इसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो फर्स्ट टाइम एक डॉगी को देखता है, ठीक है, और उसके 4 पैर होते हैं। तो वो मतलब वो बच्चा क्या सोचेगा कि अब से जो हर 4 पैर वाला जानवर होगा वो उसे डॉगी ही कंसीडर करेगा। यानी कि उसके माइंड में एक नई इन्फॉर्मेशन ये फिट हो गई कि हर 4 पैर वाला जानवर जो है वो डॉगी होता है। ठीक है, और एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एलिट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, schemas in response of new information। देखो जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं ना हमारे माइंड में ऑलरेडी, उनको ना स्कीमास कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो न्यू इन्फॉर्मेशन
फिट होना, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन माइंड में है उसमें कोई परिवर्तन आना, जिसको एलिट्रेशन कह लो, एकोमोडेशन कह लो, या फिर मॉडिफाई कह लो, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन लाना और फिर एक नया नॉलेज लेना, उसको एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो बच्चे ने पहली बार कोई डॉगी देखा तो उसने ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन बनाई कि हर 4 पैर वाला जानवर जो होता है वो डॉगी होता है। फिर एकोमोडेशन मतलब अब उसने गाय देखी, ठीक है, या फिर मान लो उसने बिल्ली देखी, तो अब वो क्या करेगा, अब उसमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन ये आई कि बिल्ली का साइज़ छोटा होता है और जो गाय का साइज़ होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये इसके वो अपनी नॉलेज में ये चेंज करेगा कि हर 4 पैर वाला जो जानवर है वो डॉगी नहीं होता, वो और भी जानवर हो सकता है, वो गाय भी हो सकता है और बिल्ली भी हो सकती है, ठीक है। तो यही होता है एकोमोडेशन। और इक्विलिब्रेशन का मतलब ये होता है जहाँ पर ये एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में बैलेंस हो जाता है, इसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं, है ना। जैसे लिख रखा है बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब पढ़ते हैं हम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं? सेंसरी मोटर स्टेज जो फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से लेकर 7 ईयर्स तक होती है। फिर नेक्स्ट है थर्ड स्टेज जो दी है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 ईयर्स तक होती है। एंड फोर्थ स्टेज जो लास्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 ईयर्स तक होती है। तो चलिए हम एक एक करके इन स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। तो पियाजे ने जो फर्स्ट स्टेज दी है वो है सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ टू 2 ईयर्स है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता चल गया होगा फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स ये किस में आती है? ये आती है इन्फेंसी में, है ना। जो इन्फेंट्स होते हैं ना, इन्फेंसी की जो स्टेज होती है वही सेंसरी मोटर स्टेज होती है। मतलब पियाजे ने इसको नाम दे दिया सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए गाइस, अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी मोटर, यानी कि इसमें सेंसेस प्लस मोटर यानी कि एक्शंस इंक्लूडेड है जिसके थ्रू बच्चा अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। फर्स्ट 2 ईयर्स इन्फेंट्स लर्न अबाउट देयर वर्ल्ड प्राइमरीली थ्रू देयर सेंसेस एंड एक्शंस। देखिए आगे ना सेंसेस एंड एक्शंस यानी कि बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक जो अपने आसपास का इन्वायरमेंट है, ये जो सराउंडिंग है वो किसके थ्रू एक्सप्लोर करता है या फिर किसके थ्रू आसपास वो अपने माइंड में नॉलेज लेता है, वो लेता है अपने सेंसेस के थ्रू एंड एक्शंस के थ्रू। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड दैम, इन्फेंट्स डिस्कवर बाय सेंसिंग सेंसरी एंड डूइंग मोटर। द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस पीरियड आर फॉलोइंग। देखिए जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ इसमें सेंसेस और एक्शंस का, बच्चा पहले तो देखता है, ठीक है, देख कर सुनकर वो चीज़ों को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। और एक्शन से दूँ, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, अगर हम उसको बोलकर बताएंगे कि कोई ये मान लो उसके सामने चाय का कप है गरम गरम, ठीक है, अगर छोटा बच्चा है तो अगर हम उसे बोलेंगे कि गरम है उसको टच मत करो तो क्या पता वो ना समझे। लेकिन अगर वो उसे खुद छुएगा तो एकदम से वो उसे गर्म लगेगा तो वो अपना हाथ हटा लेगा। तो यहाँ पे उसको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो कप है वो गर्म है, उसको छूना नहीं है। यानी कि उसने एक्शन के थ्रू क्या करा, एक चीज़ यहाँ पे सीख ली कि कप गर्म है, उसको छूना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है। अब देखिए इस स्टेजेस में ना कुछ फीचर्स होते हैं, और क्या क्या फीचर्स हैं जो पियाजे के अकॉर्डिंग है उसे देख लेते हैं। तो पहला है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। During the first 4 months, the uncoordinated reflexes which are present at birth are coordinated into simple schemas. मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं बाय बर्थ जो अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो बच्चा जब तक 4 महीने का नहीं हो जाता ना वो अनकोऑर्डिनेटेड ही रहते हैं, और 4 महीने के बाद वो कोऑर्डिनेटेड होते चले जाते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे मान लो देखा होगा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके ऐसे जो हाथों की मुट्ठी होती है ना वो एकदम बंद रहती है ना, काफ़ी टाइम तक, मतलब 2-3 महीने तक। तो धीरे धीरे वो मुट्ठी खुलने स्टार्ट होती है। और अगर आप बर्थ के टाइम पर बच्चों को ऐसे
उसके हाथ में कुछ चीज़ मतलब देना चाहोगे तो वो ग्रास्प नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे बच्चा 4 मंथ्स का होता है या फिर 3 मंथ्स का होता है, तो अगर बच्चों को आप कोई भी चीज़ दोगे या फिर अपनी उंगली ऐसे बच्चे की हथेली में रखोगे तो वो तुरंत पकड़ लेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अब कोऑर्डिनेटेड होना स्टार्ट हो गए हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी। इन्फेंट्स ग्रेजुअली लर्न दैट देयर इज़ अ relationship between their actions and the external world. Objectified casuality, they discover that they can manipulate objects and produce effects. देखिए गाइस, सिंपल भाषा में बताएं तो ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी का मतलब ये होता है जब बच्चा ये समझ रहा है कि उसके एक्शंस में एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई ना कोई रिलेशन है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो बच्चे को भूख लगी है। अब बच्चा बोल तो नहीं सकता ना, लेकिन वह कोई ना कोई ऐसा एक्शन करेगा कि जिससे उसकी मम्मा को पता चल जाए कि हाँ भाई वो भूखा है, तो वो रोएगा, है ना। तो जब वो रोता है तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि हाँ उसे भूख लगी है, या फिर उसे कुछ चिड़चिड़ापन हो रहा है कि तभी वो रो रहा है, उसे कोई ना कोई मतलब उसे टॉयलेट आ रहा है तो भी वो रो रहा है। तो इस तरीके से बच्चा भी समझ जाता है कि हम कोई ना कोई एक्शन करेगा तो उसके वो एक्शन एक्सटर्नल वर्ल्ड पे अफेक्ट डालेगा। तो इसी को ही कहते हैं ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी। थर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंट। देखिए, जब एक नया बच्चा होता है ना, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे कोई भी चीज़ खेल रहे होते हैं, है ना, और अगर हम उनके सामने से ऐसे चीज़ वो उठाकर बोलते हैं चिड़िया ले गई, तो फिर वो बच्चा सोचता है कि वो सच में चिड़िया ले गई और वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन बच्चा जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता रहता है और हम उसके सामने से अगर वो ऑब्जेक्ट उठा लें तो वो बच्चा क्या करता है, वो इधर उधर ढूंढने लगता है। तो उसी को ही कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंट है उसके लिए। अब तो जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसे ये लगता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो परमानेंट नहीं है। फॉर इन्फेंट्स बिलो 8 मंथ्स ओल्ड वट इज़ आउट ऑफ साइट इज़ प्योरली आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, यानी कि जब तक बच्चा 8 महीने का नहीं हो जाता तब तक आप उसकी नज़रों के सामने से कोई भी चीज़ हटा लो तो उसे लगता है कि वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 8 मंथ्स का या फिर उसके बाद, तो इट डेवलप्स द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट इमीडिएटली इन व्यू, है ना। या कि जैसे बच्चा किसी चीज़ से खेल रहा है और आप उसके सामने से वो चीज़, उसको कोई भी खिलौना है वो ले लोगे तो बच्चे इधर उधर देखेगा, आप पीछे अपने छुपा लोगे तो वो बच्चा उसे ढूंढ के ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को समझ में आ गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है। चलिए, फोर्थ है इमिटेशन। इन्फेंट्स में ट्राई टू इमिटेट द एक्शंस और फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ एन ओल्डर पर्सन। अब जैसे कि आपने भी छोटे बच्चों को खिलाया होगा या फिर कभी देखा होगा, जब बड़े छोटे बच्चों को खिलाते हैं तो वो बड़े किस तरीके से प्यार से खिलाते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एकदम गौर से देखते हैं, मतलब कि उनको इमिटेट करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना। और जैसे बच्चे जब 1 साल के ऊपर ऊपर होते हैं तो वो नकल भी करते हैं, है ना। तो यही है, वो इमिटेट करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपने जो बड़े लोग होते हैं फैमिली मेम्बर्स में उनको। चलिए ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज थी गाइस, जिसमें ये 4 था इमिटेशन, ठीक है, नकल करना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। अब आते हैं सेकंड स्टेज पर, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसकी एज क्या है, 2 से लेकर 7 ईयर्स। और वैसे ये कौन से स्टेज में आता है, ये आता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। कौन से स्टेज में है ये, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। और हमने क्या पढ़ा था कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को और किस नाम से जानते हैं, बताइए। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को टॉय एज और एक्सप्लोरेटिव एज, क्रिएटिव एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, है ना, हमने पढ़ा था ना। ये नाम आप ध्यान रखना, क्योंकि कोई से भी नाम आपसे पूछ ले जाएंगे पेपर में। चलिए, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो एज होती है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट
के मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ही नहीं होती, मतलब कि ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है ना, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा भाषाएं सीख जाता है। और यहाँ पे बच्चा सिंबल्स के साथ सोचना स्टार्ट कर देता है। अगेन इस स्टेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 2 फेज़ में डिवाइड किया गया है। एक प्री कंसेप्चुअल फेज़ जो कि 2 से लेकर 4 इयर्स तक है, 2 से लेकर 4 इयर्स, एंड सेकंड है इंट्यूटिव फेज़ जो कि 4 से लेकर 7 इयर्स तक है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्री कंसेप्चुअल फेज़ देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्री कंसेप्चुअल कि कंसेप्ट नहीं बन रही, ये कंसेप्ट बनने के पहले वाली ये स्टेज है। दिस इज़ अ period of rudimentary concept formation. During this period the child develops the ability to identify and classify objects. The other features are as follows. मतलब कंसेप्ट नहीं बनते हैं, लेकिन बच्चा ये है कि इसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को पहचानना और उसको क्लासीफाई करना सीख जाता है मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। एंड इसके क्या क्या फीचर्स हैं इस स्टेज में, प्री कंसेप्चुअल फेज में। पहला है रिप्रेजेंटेशनल थॉट। The child develops the ability to form mental symbols to represent objects or events that are not present. The symbolic functions of cognitive development can be seen in deferred imitation in symbolic play. Guys देखिए, representational thought यहाँ पे ये मतलब है कि बच्चा ना उन सब चीज़ों को अपने माइंड में, उन चीज़ों की इमेजेस बना सकता है जिन चीज़ों को उसने विजुअलाइज किया हो, ठीक है, देखा हो जिन चीज़ों को। जैसे मान लो बच्चा है, अब चेयर है, ठीक है, हमने उसको बोला चेयर, तो उसके माइंड में एक इमेज बन जाएगी चेयर की, भले ही वो चेयर उसके सामने प्रेजेंट ना हो, बट उसे पता है कि हाँ चेयर क्या होती है, कैसी होती है। इस तरीके से डॉगी, काऊ, तो यहाँ पे वो चीज़ बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी वो बच्चे के माइंड में बन जाएगी उसकी इमेज। तो ये इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल थॉट, यानी कि बच्चे अपने माइंड में उस चीज़ों को बना लेता है, इमेजेस जो बच्चे ने विजुअलाइज करी है। नेक्स्ट है डिफर्ड इमिटेशन। द चाइल्ड शोज द एबिलिटी टू इमिटेट एक्शंस परफॉर्म्ड अर्लियर बाय एडल्ट्स। देखिए गाइस, डिफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है कि बच्चा इसमें नकल तो कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा गैप लेके, यानी कि थोड़ा रुक कर नकल कर रहा है। मान लो किसी बच्चे ने अपने मम्मी को, ये स्पेशली गर्ल्स करती हैं कि अपने मम्मी को रोटियां बनाती हुई देखती हैं, ठीक है, और फिर वो मान लो कोई घर घर खेल रही है या फिर कुछ ऐसा खेल खेल रही है, तो वैसे रोटी बनाने की नकल करती हैं। तो इसी को कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि जब बच्चे अपनी एडल्ट की कॉपी करते हैं, ठीक है, उनको इमिटेट करते हैं। और देखिए गाइस, जैसे मैंने ऊपर भी लिख रखा है कि इस स्टेज को और क्या क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज को टॉय एज कहते हैं, प्री चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है सिंबलिक प्ले। द चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेट्स मेक बिलीव प्ले इन विच ही यूजेस साइंस एंड सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, है ना। जैसे बच्चे डॉक्टर खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, तो यही है कि वो रियल ऑब्जेक्ट्स की जगह कुछ साइंस सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, एंड देन वो अपने आप को कंसिडर कर लेते हैं, वो डॉक्टर हैं, वो पेशेंट्स हैं, वो ऐसे घर में कोई भी घर का कोई भी फैमिली मेम्बर अपने आप को कंसिडर करते हैं, देन खेलते हैं। इसी को कहते हैं सिंबलिक प्ले, जो इस स्टेज में बच्चा खेलता है। देन है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है इलॉजिकल रीजनिंग। हम देखा होगा ना कि बच्चे जब इस स्टेज में होते हैं, ठीक है, और उनको बाहर घुमाने ले जाओ या फिर कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे गाड़ी के साथ ऐसे पेड़ चल रहे हैं, या फिर ये चांद हमारे साथ चल रहा है। तो यही होता है कि वो उनकी जो थिंकिंग होती है वो इलॉजिकल होती है, ठीक है, वो उस तरीके से रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो ट्रांसडक्टिव इन नेचर होती है उनकी जो रीजनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि जो बच्चा होता है वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्ल्ड को देखता है। द चाइल्ड एट प्री कंसेप्चुअल फेज कैन नॉट थिंक बियॉन्ड हिज ओन व्यू। मतलब कि जो बच्चा है इसमें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को देखता है, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर नहीं करता है। वो बस ये सोचता है कि दूसरे भी ऐसे ही देख रहे हैं वर्ल्ड को जैसे कि वो खुद देख रहा है।
फोर्थ है एनिमिस्टिक थिंकिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कि क्या होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग, का मतलब क्या होता है और ये किस स्टेज में होती है। ठीक है, तो एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बच्चे को ये लगे कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी जान होती है। ठीक है, एंड सच थिंकिंग चिल्ड्रन एट्रीब्यूट्स ह्यूमन फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब बच्चे को ये लगता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ह्यूमन फीलिंग्स होती है। और thus a 3-year-old might state that thunder occurs because clouds are angry and that mother nature brings rain। जब ऐसे बादल गड़गड़ाते हैं, है ना, तो बच्चा कहता है कि उसको बादल को गुस्सा आ रहा है इसलिए वो गड़गड़ा रहा है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर छोटे बच्चों को मान लो खेलते खेलते चोट लग गई, ज़मीन पे गिर गए, तो वो कैसे रोने लगते हैं, और फिर उनकी मम्मा आती है और वैसे ज़मीन को ऐसे थप थप करके मारती है, तो बच्चे चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़मीन को पिटाई पड़ी है। ठीक है, तो यही होता है कि एनिमिस्टिक थिंकिंग, जब उन्हें लगता है कि हाँ नॉन लिविंग थिंग्स में भी जान होती है। अब इसी स्टेज का जो सेकंड फेस है वो है इंट्यूटिव फेस। इंट्यूटिव फेस में बस सिंपल इतना सा ही है कि इसमें ना जो बच्चे का बिहेवियर है वो परसेप्शन से कंट्रोल होता है, और इसमें जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना, ठीक है, असेंडिंग में डिसेंडिंग में ऐसे लगाना, इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है, और जो कंजर्व क्या है, इनएबिलिटी टू कंजर्व इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज नंबर्स। ठीक है, ये कंजर्वेशन की, इरिवर्सिबिलिटी, ऑब्जेक्ट्स को सीरियलाइज करना, तो इन सब चीज़ों की ना अंडरस्टैंडिंग बच्चे में इस फेस में नहीं होती। बस यही है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये था प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन से स्टेज में आती है, ये आती है लेटर चाइल्डहुड स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर्स है। According to Jean Piaget, the concrete operational stage is from 7 to 11 years, which is characterized by logical thinking, but in terms of concrete objects only and loss of egocentrism. The child thought process is limited to real events observed or the actual objects operated by him. The important features of this stage are, तो जैसे कि हमने लेटर चाइल्डहुड स्टेज में पढ़ा था, देखिए गाइज स्टेजेस में जो भी फीचर्स हैं वो सारे सेम हैं, बट इनके नाम बस अलग कर दिए गए हैं। जैसे कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज में जो फीचर्स थे वो इस स्टेज में फीचर्स हैं, बस जीन पियाजे ने उसको नाम दे दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने पढ़ा था कि इस स्टेज में आके बच्चा लेस ईगोसेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो अब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर कर रहा है। अब बच्चे इसमें लॉजिकल थिंकिंग तो करता है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो उसको ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास दिखाई देते हैं, जिनको विजुअलाइज करता है, तो यही है। अब इस स्टेज के कुछ फीचर्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए गाइस, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू रूल्स, यानी कि बच्चे को कुछ भी समझाया जाता है तो सबसे पहले उसको एग्जाम्पल्स दिए जाएँ, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू से रूल्स, मतलब रूल्स बताया जाए। जैसे कि बच्चे को नाउन पढ़ा रहे हैं तो पहले एग्जाम्पल दें आसपास की चीज़ों का, देन फिर उसको बताएं कि इन सभी चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं या फिर संज्ञा कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू चीज़ों को समझने लग जाता है, यानी कि अब उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें क्या एड ऑन हो गया है, इंडक्टिव रीजनिंग। ये बच्चा समझ रहा है, ठीक है, नॉलेज बना रहा है फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू रूल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है वो लेस ईगोसेंट्रिक हो गया है, तो इसलिए अब वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझता है, उसे कंसिडर करता है, तो इसलिए उसकी जो थिंकिंग है अब वो रिजिड ना होकर फ्लेक्सिबल हो गई है, हो जाती है मतलब। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। देखिए मैं जैसे कि हमने पढ़ा था इस वाली स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो इंट्यूटिव फेस में, कि बच्चे में जो कंजर्वेशन वाली थिंकिंग है वो उसकी कमी होती है। ठीक है, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कंजर्वेशन होता क्या है, देखिए द चाइल्ड डेवलप्स द एबिलिटी टू कंजर्व बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ही कैन नाउ वेरी वेल
think that the change in appearance of an object doesn't alter either its quality or its number. यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे मान लो ये एक गिलास है, ठीक है, और ये एक बाउल है, और ये दोनों इक्वल क्वांटिटी के हैं, ठीक है. जैसे मान लो इसमें भी 1 लीटर पानी आ रहा है, इसमें भी 1 लीटर पानी आ रहा है. अब बच्चे को, मानो छोटे बच्चे के सामने ही रखते हैं, हम इसमें पानी डाल के देते हैं, लेकिन बच्चे को ये लगेगा कि इसमें ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक है. ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का है, यानी बच्चा जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जब वो इंट्यूटिव फेज में है, उसे लगेगा कि ये छोटा है, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा है, तो पानी इसमें ज़्यादा है, तो बच्चा इसे पहले लेगा, इसे वो नहीं लेगा. लेकिन वो जब बच्चा इस स्टेज पे होता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, तो बच्चे को ये लगता है कि चाहे पानी इसमें हो या फिर इसमें हो, पानी दोनों में ही सेम है. मतलब इसमें ये सोचता है बच्चा कि भले ही ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा है, लेकिन क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. तो इसे ही कहते हैं कंजर्वेशन, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. देन फोर्थ है क्लासिफिकेशन एंड सीरियलाइजेशन. जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बच्चा क्लासीफाई करने लग जाता है. देखिए गाइस, इससे पहले बच्चा क्लासीफाई तो करता है ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन वो कलर्स के बेस पे या फिर साइज़ के बेस पे. बट यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन करता है बच्चा, वो रिलेशन, ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करके देन क्लासीफाई करता है, ठीक है. और सीरियलाइजेशन जैसे कि असेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना, तो इस तरीके से मतलब बच्चा करता है. नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट. अब जैसे कि जो पहले वाले स्टेज में क्या था कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट रहती है, ठीक है, और इसमें रिवर्सिबिलिटी आ गई. यानी कि यहाँ पे बच्चे को जो सिखाया जा रहा है, अगर उसको बैकवर्ड में, यानी कि उसको पलट के जो सिखाया जाए, तो वहाँ बच्चा सीख जाता है. जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि जो 5 × 2 है, उसका मतलब 10 होता है, ठीक है. अगर हम 2 को 5 की जगह रख दें और 5 को 2 की जगह रख दें, तो भी आंसर क्या निकलेगा, 10 ही निकलेगा. तो यही होता है रिवर्सिबिलिटी. तो ये भी बच्चे में इस स्टेज में डेवलप हो जाता है. लास्ट स्टेज है जो कि फोर्थ स्टेज है, जीन पियाजे ने जो दी है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. यहाँ पे बच्चा कौन से स्टेज में आ चुका है, यहाँ पे बच्चे की स्टेज आ चुकी है एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है. एडोलेसेंस स्टेज, जो कि एडोलेसेंस वैसे तो कितना था, समथिंग 12 से लेकर 18 ईयर्स तक था, है ना. और अकॉर्डिंग टू WHO ये 10 से 19 है. लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है, जो मतलब अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इस स्टेज के अकॉर्डिंग जीन पियाजे ने जो दी है, वो 11 to 15 ईयर्स है, ठीक है. यानी कि उसकी ये वाली स्टेज अब आ चुकी है. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड इज़ फ्रॉम एज 11 to 15 ईयर्स विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना. जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि एडोलेसेंस स्टेज में जब आते हैं तो क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है. बच्चा अब लॉजिकली रीज़न करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, ठीक है. अब इस मतलब स्टेज के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हम पढ़ते हैं. तो वही है पहला, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है. जो बच्चे ने देखा नहीं है उसको वो अब अपने माइंड में इमेजिन करके सोच रहा है, जैसे कि साइंस में, मैथ्स में ये होता है ना. लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर रहा है, यानी कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स आई है तो उस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. पॉसिबल सॉल्यूशंस, उन्हीं को ही हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है. बच्चा हाइपोथेसिस बनाता है, फिर उनको एक एक करके वो क्या कहते हैं, उसे ट्राई करता है कि वो सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना. जैसे कि मैथ्स में आपने देखा होगा कि एक ही सम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो तरीके वो मतलब लगाए जाते हैं, और फिर जो सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे कि वो सम सॉल्व होता है, तो यही है हाइपोथेटिकल रीजनिंग. साइंस में भी यूज़ होती है. वेल, थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग,
कि द इंडिविजुअल फॉलोज द सिस्टमेटिक अप्रोच इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ही फॉर्मुलेट्स द मल्टीपल हाइपोथेसिस एंड द नंबर ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशन। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि इस स्टेज पे जो बच्चा है ना वो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये नहीं कि ऐसे कुछ भी उठा के प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, नो, वो सिस्टमेटिक तरीके से सोचता है, सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उससे सॉल्व करने के लिए मल्टीपल हाइपोथेसिस बनाता है, फिर उनको ट्राई करता है ना, सॉल्यूशंस देखता है। फोर्थ है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज और जर्नलाइजेशन। द इंडिविजुअल इज़ एबल टू ट्रांसफ़र इज लर्नड नॉलेज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। मतलब इस स्टेज में बच्चा जो भी कुछ सीखता है, उसने जो भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चीज़ सीखी होगी वो उसे दूसरी सेम सिचुएशन में, जो उससे मिलती जुलती सिचुएशन होगी, तो जो भी उसने कुछ सीखा है वो उसे दूसरे सिचुएशन में बच्चा अप्लाई करता है। तो इसको ही कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज या फिर जर्नलाइजेशन, कि नॉलेज को ट्रांसफ़र करना या फिर जर्नलाइज करना, है ना। चलिए तो गाइस देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सेंसरी मोटर फ्रॉम बोथ 2 ईयर्स और कौन कौन से मेजर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए ये डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, एंड मोटर स्किल्स, लिटिल और नो कैपेसिटी ऑफ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेके 7 ईयर्स, यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज सीखता है, सिंबलिक थिंकिंग करने लगता है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स, डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन मास्टरी है ना, यहाँ पे बच्चा वो कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट, लॉजिकल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना। देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में भी लॉजिकल थिंकिंग आती है, बट वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए आती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 ईयर्स होती है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सभी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, ये सब डेवलप हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक तरीके का समराइज है ये। ठीक है, चलिए अब है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे थ्योरी, यानी कि पियाजे ने जो थ्योरी दी है उसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है। Piaget theory has a great effect on educational practices. According to Piaget, learning is a dynamic and continuous process of mental reorganization that depends on maturation, previous experience, and language factors. Piaget के अकॉर्डिंग टू लर्निंग है वो क्या है, वो डायनामिक है एंड कंटिन्यूस है। डायनामिक मतलब चेंजेबल है ना, जैसे हम देखते हैं कि हम जो पढ़ते हैं, जो हमने पहले पढ़ा और आज के टाइम में हम पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें कितना चेंज आ गया है ना। जो लर्निंग है वो चेंजेबल है और कंटिन्यूस है, हमारी लर्निंग चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो जो लर्निंग है वो डायनामिक है, कंटिन्यूस है, और हमारा जो मेंटल रीऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा माइंड बनता है, डिपेंड करता है हमारे मैच्योरेशन पे, कि हम कितने मैच्योर हो गए हैं, हमारी प्रीवियस नॉलेज पे, प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, और हमारे लैंग्वेज फैक्टर्स पे। तो इन सब चीज़ों पे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो पियाजे ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं अपनी थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट देखिए, जैसे कि स्कूल करिकुलम शुड बी कंस्ट्रक्टेड बेस्ड, जो स्कूल करिकुलम है वो एबिलिटी बेस्ड होना चाहिए, एंड मैच्योरेशन इट शुड बी एबिलिटी बेस्ड करिकुलम। मतलब कि पियाजे ये कहते हैं जो स्कूल का करिकुलम बनाया जाना चाहिए वो बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, उनकी मैच्योरेशन को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि बच्चा जब सेंसरी मोटर स्टेज पे है तो वहाँ पे बच्चे को इस तरीके से चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने सेंसेस के थ्रू, मोटर एक्शंस के थ्रू उससे अपनी नॉलेज बनाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। टीचर शुड फॉलो द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग सिंपल टू कम्प्लेक्स, concrete to abstract according to the development of cognitive abilities। अब जैसे बच्चे छोटे होते हैं, एकदम से उनको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं पढ़ा सकते है ना, उनको रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या फिर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, एग्जाम्पल्स देकर उनको पढ़ाना, जो कि उनके लिए सिंपल होता है। और बच्चे सिंपल चीज़ों को जल्दी कैच करते हैं, उन्हें जल्दी समझते हैं, तो इसलिए टीचर्स को कुछ मैक्सिम्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे सिंपल टू कम्प्लेक्स, कि कोई चीज़ वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाए, है ना, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एंड और भी सारे मैक्सिम्स होते हैं जो कि हम
आपको बता देंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। In infancy stage, the activities are based on sensory and motor experiences which facilitate intellectual development, है ना। जैसे मैंने बताया कि इन्फेंसी स्टेज पर जो एक्टिविटीज़ दी जानी चाहिए बच्चों को, जो भी सिखाया जाना चाहिए, वो उनके सेंसरी एंड मोटर एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होना चाहिए। सेंसरी एंड मोटर एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। देन फोर्थ पॉइंट, द प्री स्कूल चाइल्ड कम्स अंडर प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ध्यान रखना, प्री स्कूल चाइल्ड किस में आ रहे हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और इसको क्या क्या कहते हैं? प्री चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, टॉय एज, क्रिएटिव एज, एक्सप्लोरेटिव एज, ठीक है, प्री गैंग एज। तो ये सब आप ध्यान रखना। Hence, the nursery, kindergarten and preparatory school should provide concrete experiences by introducing real objects to the children. तो देखिए, बच्चा यहाँ पे स्कूल तो जाता नहीं है, फॉर्मल स्कूल, तो बच्चों के लिए किंडरगार्टन होते हैं, प्रिपरेटरी स्कूल होते हैं, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, उनकी नॉलेज डेवलप की जाती है, इवन कराई जानी चाहिए थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाकर बच्चों को। जैसे मान लो बच्चे ने एप्पल नहीं देखा तो उनको एप्पल दिखाना, और जितना हो सके बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाकर ही उनकी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए इस स्टेज में। फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मल स्कूल चिल्ड्रंस कम अंडर प्याजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्कूल स्टेज। फॉर्मल स्कूल चिल्ड्रन यानी कि बच्चा अब यहाँ पर जो है वो स्कूल में प्रवेश ले चुका है, और ये प्याजे के कौन से स्टेज में आता है? ये आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। The learning experience is set to the child to form abstraction by manipulating concrete or observable phenomena। यानी कि इस स्टेज पर भी बच्चों को कॉन्क्रीट चीज़ें, यानी कि जो बच्चा विजुअलाइज कर सकता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसे बच्चा टच कर सकता है, जिसे बच्चा देख सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के ज़रिए बच्चों के नॉलेज को बढ़ाना चाहिए उनका, तभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और अच्छे से बेहतर होगा। जैसे मान लो आप वोल्केनो पढ़ा रहे हो, तो वोल्केनो का आप मॉडल दिखा सकते हो, उससे रिलेटेड आप इमेजेस दिखा सकते हो, यानी कि जो भी कुछ पढ़ा रहे हो इमेजेस के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, हाँ, बच्चे को आप सिखा सकते हो। देन सिक्स्थ है द हाई स्कूल चिल्ड्रन कम अंडर प्याजे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि अब यहाँ पे बच्चा जो है वो एडोलेसेंस स्टेज में आ चुका है, और प्याजे की कौन सी स्टेज चल रही है अब? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। द इंडिविजुअल इज एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यानी कि अब बच्चा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पे देखा होगा, तभी मैथ्स का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। करिकुलम इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए जहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करे, है ना। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करे, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा करिकुलम होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके बच्चा, है ना। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में छोटी मोटी ऐसा, मतलब ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि बच्चे अपने आसपास की जो रियल चीज़ों को देखकर अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर सके। तो इस तरीके से करिकुलम होना चाहिए। पियाजे थ्योरी एडवोकेट्स द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और देखिए, पियाजे ने सबसे मेन बात क्या कही है? इन्होंने बोला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखकर ही एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए। द एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एट वेरियस मैचुरेशन लेवल्स, यानी कि जो करिकुलम है, जो एजुकेशन है, वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ध्यान में ही रखकर, उनकी एज को ध्यान में रखकर ही डेवलप किया जाना चाहिए, उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। Piaget's theory helps the teachers to understand the cognitive developmental lag of the children in classroom। मतलब कि देखिए, यहाँ पे ये है कि अगर जो पियाजे की थ्योरी को टीचर समझता है, ठीक है, पढ़ता है, तो वो एक टीचर के एक तरीके से हेल्प करता है कि बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने में। तो इसलिए जो बच्चा क्लासरूम में पीछे रह जाता है, तो वो क्यों रह जाता है, जो टीचर है वो उसका एक रीज़न जान पाती है, और फिर वो उसी तरीके से उसके एज के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वो एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करा के और उसकी नॉलेज को अच्छा बेहतर बना सकती है। ठीक है गाइस,
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पियाजे के बारे में, जीन पियाजे जो कि स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अपने किस तरीके से थ्योरी दी और क्या क्या स्टेजेस दी, है ना। तो कौन कौन से स्टेजेस दी थी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये 4 स्टेजेस दी थी गाइस। और तो यही था, इसमें बस इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।